टॉपिक है एक्सेस डिमांड का पार्ट 2। हमने प्रीवियस वीडियो में इन्फ्लेशनरी गैप किया था। इस वीडियो में हम डिफ्लेशनरी गैप डेफिशिएंट डिमांड करेंगे। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद। सो डेफिशिएंट डिमांड, डिफ्लेशनरी गैप। जब भी किसी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड्स फॉल्स शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, हम कहते हैं डेफिशिएंट डिमांड हुआ है। अभी देखो 45 डिग्री लाइन इज एग्रीगेट सप्लाई लाइन, दिस इज डिफ्लेशनरी डिमांड, डिफ्लेशनरी गैप। राइट, सो एग्रीगेट डिमांड ये वाली लाइन है और एग्रीगेट सप्लाई ये वाली लाइन है जो जीरो से आ रही है, जिसको हम 45 डिग्री लाइन भी कहते हैं। सो दिस पोर्शन, जो ऊपर वाला पोर्शन है जिसमें सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है, दिस इज डेफिशिएंट डिमांड या डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप इज द गैप दैट शोज द डेफिशिएंट डिमांड ऑफ करंट एग्रीगेट डिमांड ओवर द एग्रीगेट सप्लाई एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। इसको हम डिफ्लेशनरी बोलते हैं बिकॉज इट लीड्स टू डिफ्लेशन, दैट इज कॉन्टिन्यूस फॉल इन द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल, किसी भी इकोनॉमी में by employing all its available resources can produce 10,000 quintals of rice. If aggregate demand of rice is 8,000 quintals, the demand will be called as deficient demand and gap of 2,000 quintals will be called as deflationary gap. So here equilibrium between AD and AS is at a point less than level of full employment. केन्स ने इसी सिचुएशन को अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहा है। रीजंस क्या है इसके डेफिशिएंट डिमांड के? द मेन रीजंस फॉर डेफिशिएंट डिमांड आर द डिक्रीज इन 4 कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। हाउस होल्ड कंजम्पशन डिक्रीज हो जाती है, जिसके कारण प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिक्रीज होने के कारण हाउस होल्ड की कंजम्पशन डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बिकॉज ऑफ फॉल इन क्रेडिट, लोन कम मिलने शुरू हो जाता है तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है। पब्लिक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो जाता है, एक्सपोर्ट की डिमांड डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज इन मनी सप्लाई और डिक्रीज इन डिस्पोजल इनकम, यानी कि जो आप खर्चा कर सकते हो वो इनकम रिड्यूस हो जाती है। सो इसका इम्पैक्ट क्या होता है? डेफिशिएंट डिमांड का क्या इम्पैक्ट है जनरल प्राइस लेवल पे? डेफिशिएंट डिमांड के कारण प्राइस लेवल जो है ना वो डिक्रीज हो जाता है, फॉल हो जाता है, बिकॉज इट राइजेस व्हेन एग्रीगेट डिमांड कम होती है, सप्लाई ज़्यादा होती है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। सो डिफ्लेशन हो जाती है इकोनॉमी में, जिससे डिफ्लेशनरी गैप प्रोड्यूस होता है। अफेक्ट ऑन अनएम्प्लॉयमेंट, डेफिशिएंट डिमांड के कारण इन्वेस्टमेंट लेवल रिड्यूस हो जाता है, दैट कॉजेज इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी ड्यू टू फॉल इन द प्लान्ड आउटपुट के कारण। अफेक्ट ऑन आउटपुट, लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट इंप्लाइज लो लेवल ऑफ आउटपुट। अब मेथड्स क्या हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं डेफिशिएंट डिमांड को? 2 मेथड्स हैं, एक मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक करता है, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है। एवरी ईयर फिस्कल बजट में फिस्कल पॉलिसी अनाउंस होती है। सो मॉनेटरी पॉलिसी सबसे पहले, मॉनेटरी पॉलिसी वो पॉलिसी है जो सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री बनाता है फॉर कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी। सो सेंट्रल बैंक के पास 2 तरीके हैं, एक क्वांटिटेटिव एक क्वालिटेटिव। क्वांटिटी मतलब न्यूमेरिकल बेस, नंबर बेस। सो ये इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी है जो ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी या क्रेडिट इन द इकोनॉमी को अफेक्ट करती है। दीज इंस्ट्रूमेंट्स डू नॉट डायरेक्ट और रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ क्रेडिट टू सम स्पेसिफिक सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। ये किसी पर्टिकुलर सेक्टर को देना है कि नहीं देना है ऐसा रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, ये ओवरऑल एग्रीगेट को ही इम्पैक्ट करते हैं। बैंक रेट, डिस्काउंट रेट, सबसे पहला डिक्रीज इन बैंक रेट। सो बैंक रेट एक वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसमें सेंट्रल बैंक लेंड्स टू द कमर्शियल बैंक्स विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर द पर्पसेस ऑफ द लोन। द थिंग विच हैज टू बी रिमेंबर्ड हियर इज दैट सेंट्रल बैंक lends to commercial banks and not to the general public. So जब डिफ्लेशन होगी तो क्या करना है? सेंट्रल बैंक डिक्रीजेज द बैंक रेट, जिससे encourages the commercial banks in borrowing from central बैंक, as it will decrease the cost of borrowings। कमर्शियल बैंक्स की कॉस्ट ऑफ बोरिंग डिक्रीज हो जाएगी, कमर्शियल बैंक ज़्यादा बोरो करेंगे, जिससे बैंक रेट डिक्रीज हो जाएगा कमर्शियल बैंक्स का, उनको लैंडिंग रेट डिक्रीज करना पड़ेगा। इट एनकरेजेज द बोरोअर्स ताकि वो और लोन लेंगे, जिससे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा। लो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंड्यूसेस हाउसहोल्ड्स टू डिक्रीज देयर सेविंग्स बाय इंक्रीजिंग द एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन के ऊपर एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करेंगे। ये एक्सपेंडिचर ऑन इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगा, जिससे डेफिशिएंट डिमांड कंट्रोल हो जाएगी। नेक्स्ट इज रेपो रेट और डिक्रीज इन रेपो रेट। सो रेपो रेट एक वो रेट है जिसमें कमर्शियल बैंक्स बोरो करते हैं मनी सेंट्रल बैंक से छोटे टाइम पीरियड के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए, अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को सेल करके सेंट्रल बैंक को। These securities are pledged as security for the loans। इसको रीपर्चेज रेट भी बोलते हैं, जिसमें कमर्शियल बैंक्स जो सेलिंग करते हैं सिक्योरिटीज को टू आरबीआई टू बोरो मनी विद एन एग्रीमेंट टू रीपर्चेज देम एट अ लेटर डेट, और पहले ही प्राइस डिसाइड करने के बाद।
सो कीपिंग सिक्योरिटीज एंड बोरोइंग्स इज अ रेपो रेट, राइट। डेफिशिएंट डिमांड को कैसे कंट्रोल करती है? सेंट्रल बैंक जब डिक्रीज कर देता है रेपो रेट, दैट एनकरेजेस द कमर्शियल बैंक्स टू बोरो मोर फ्रॉम द सेंट्रल बैंक. It will decrease the cost of borrowing of the commercial banks as well. So decrease in repo rate makes commercial banks to decrease their lending rates. जितना रेपो रेट डिक्रीज होगा उससे कमर्शियल बैंक्स का लैंडिंग रेट डिक्रीज होगा, विच एनकरेजेस बोरोअर्स फ्रॉम टेकिंग लोन्स, विच एनकरेजेस द इन्वेस्टमेंट. सो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंड्यूसेस हाउसहोल्ड्स टू डिक्रीज देयर सेविंग्स बाय इंक्रीजिंग द एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन. वो अपने सेविंग्स को डिक्रीज करेंगे, कंजम्पशन पे एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेंगे. एक्सपेंडिचर ऑन इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन इंक्रीजेस, दैट विल कंट्रोल द डेफिशिएंट डिमांड, उससे कंट्रोल हो जाएगी. रिवर्स रेपो रेट. रिवर्स रेपो रेट एक ऐसा रेट है जिसमें सेंट्रल बैंक बोरोज मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स इन ए सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, जिसमें डिफ्लेशन हो गई है. रिवर्स रेपो रेट डिक्रीज हो जाएगा. इट डिस्करेजेस द कमर्शियल बैंक्स टू पार्क देयर फंड्स विद द सेंट्रल बैंक. सो सेंट्रल बैंक, जब भी कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को लोन देते हैं ना, या हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रल बैंक मनी बोरो करता है, तो कमर्शियल बैंक्स प्रेफर करते हैं अपना पैसा रिजर्व बैंक को देने के लिए. बट रिजर्व बैंक जब रिवर्स रेपो रेट डिक्रीज कर देगा, यानी कि वो रेट जिससे वो कमर्शियल बैंक से लोन लेंगे वो डिक्रीज कर देंगे आरबीआई उस रेट को, जिससे कमर्शियल बैंक डिस्करेज हो जाएगा और वो अपने पैसे लोन कस्टमर्स को देगा रादर देन आरबीआई को, जिससे डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड कंट्रोल में आ जाएगी. Open market operations, that is purchase of securities. It consists of buying and selling of government securities and bonds in the open market by the central bank. So deficient demand होगी जिसमें डिफ्लेशन होगी, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा? इट परचेजेस द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स को कमर्शियल बैंक से. विद द परचेज ऑफ दीज सिक्योरिटीज द पावर ऑफ कमर्शियल बैंक ऑफ गिविंग लोन इंक्रीजेस, दैट विल कंट्रोल द डेफिशिएंट डिमांड. डिक्रीज इन वेरिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट्स. सो बैंक्स को ये ऑब्लाइज होता है टू मेंटेन द रिजर्व रिक्वायरमेंट्स विद द सेंट्रल बैंक, जिसको हम लीगल रिजर्व रेशो बोलते हैं. इसके दो कंपोनेंट्स हैं, कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो. कैश रिजर्व रेशो मिनिमम परसेंटेज ऑफ बैंक के टोटल डिपॉजिट्स दैट इज रिक्वायर्ड टू कीप विद द सेंट्रल बैंक. कमर्शियल बैंक्स हैव टू कीप विद द सेंट्रल बैंक कुछ परसेंटेज ऑफ देयर डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व एज पर लॉ. सो फॉर एग्जाम्पल मिनिमम कैश रिजर्व रेशो इज 10%, टोटल डिपॉजिट्स 100 करोड़ है तो 10 करोड़ रुपया कैश रिजर्व रखना पड़ेगा. सो सेंट्रल बैंक क्या करेगा? कैश रिजर्व रेशो रिड्यूस कर देगा, जिससे द बैंक्स कैन पे, गिव, ऑफर लोन मोर. सो जब CRR फॉल्स टू 5%, द बैंक विल हैव टू कीप ओनली 5 करोड़ विद द सेंट्रल बैंक. दैट इंक्रीजेज द कैश रिसोर्सेज ऑफ द कमर्शियल बैंक, जिससे क्रेडिट अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, सो डिमांड कंट्रोल में आ जाएगी. स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, इसका मतलब है मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट टोटल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज दैट कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद themselves, उनको अपने पास रखना पड़ता है. जब सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड आएगा तो क्या होगा? सेंट्रल बैंक डिक्रीजेज द SLR, विच विल इंक्रीज द कैश रिसोर्सेज ऑफ द कमर्शियल बैंक, इंक्रीजेज द क्रेडिट अवेलेबिलिटी इन द इकोनॉमी, इंक्रीज हो जाएगी. ये तो थे क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस. अब आगे क्वालिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस या सिलेक्टेड टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं दैट रेगुलेट द डायरेक्शन ऑफ द क्रेडिट. ये न्यूमेरिकल्स नहीं है, ये न्यूमेरिकल बेस्ड, नंबर बेस्ड नहीं होते, राइट. इम्पोजिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट्स ऑन सिक्योर्ड लोन्स डिक्रीज हो जाएंगी. तो बिजनेस एंड ट्रेडर्स गेट क्रेडिट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ देयर गुड्स. बैंक्स नेवर गिव क्रेडिट इक्वल टू द फुल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी. इट ऑलवेज पेज लेस वैल्यू दैन द सिक्योरिटी. सो फॉर एग्जाम्पल आपकी सिक्योरिटी 10 लाख रुपए की है, बैंक्स क्या करेंगे? आपको 5 लाख या 6 लाख की लोन देंगे, सो दैट यू शैल पुट इन 4 lakhs ऑफ योर ओन. सो द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड वैल्यू ऑफ लोन इज कॉल्ड मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स. सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड लीडिंग टू डिफ्लेशन क्या होगा? सेंट्रल बैंक डिक्रीजेस मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, दिस एनकरेजेस बोरोइंग्स. इट मेक्स पीपल गेट मोर क्रेडिट अगेंस्ट देयर सिक्योरिटीज. मॉरल सुएशन, सो मॉरली पुश करते हैं ना जैसे. सो मॉरल सुएशन इंप्लाइज परसुएशन, रिक्वेस्ट, इनफॉर्मल सजेशन, एडवाइस एंड अपील बाय द सेंट्रल बैंक टू द कमर्शियल बैंक्स टू कोऑपरेट विद द जनरल मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक. सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड में क्या होगा? इट अपील्स फॉर क्रेडिट एक्सपेंशन के लिए अपील करेंगे वो. Selected credit control. In this method, central bank can give directions to the commercial banks not to give credit for certain purposes or to give more credit for particular purposes or to the priority sectors को. So deficient demand में क्या होगा? The central bank withdraws rationing of credit and makes efforts to encourage the credit. Fiscal policy क्या होगी? Fiscal policy में क्या होगा? Expenditure and revenue policy taken by the government to accomplish the desired goals is known as fiscal policy. So government of India जो गवर्नमेंट बजट में या फिजिकल बजट में करती है,
सो उसमें क्या करेंगे वो, रेवेन्यू पॉलिसी, सबसे पहले डिक्रीज इन टैक्सेस करेंगे। रेवेन्यू पॉलिसी इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस। सो डिफ्लेशन के टाइम पे गवर्नमेंट विल इम्पोज लोअर अमाउंट्स ऑफ टैक्सेस सो दैट परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल कैन इंक्रीज। It is so because to control the deficient demand, we have to increase the amount of liquidity in the economy. Expenditure policy, government has to invest huge amount on public works जैसे roads, buildings, irrigation works, etc. During deflation, government should increase its expenditure on public works जैसे roads, buildings, irrigation facilities, thereby increasing the money income of the people and their demand for goods and services. Decrease in public borrowings, public debt. At the time of deficient demand, public borrowings should be reduced. जो गवर्नमेंट है ना वो लोगों से बोरो नहीं करेगी जिससे लोगों के पास पैसा रहेगा. सो पीपल विल हैव मोर मनी एंड मोर परचेजिंग पावर. So during period of deficient demand, government should adopt a pricing of deficit budget. Old taken debts from public should be finished and paid back to increase the money in the market. मार्केट में पैसा बचेगा उससे. ये कुछ सिचुएशंस हैं हमने अभी बात की है, जैसे फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. सो लेट्स डिस्कस दैम. फुल एम्प्लॉयमेंट. फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब है वो सिचुएशन जहां पे एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई. सो AD इज इक्वल टू AS होता है. बट अब अगर मैं आपको डायग्राम में दिखाऊं, दिस इज AS, सपोज दिस इज AD, सो दिस इज फुल एम्प्लॉयमेंट. All those who are able to work and willing to work at the existing wage rate are getting the work. जो काम करना चाहते हैं और जो कर सकते हैं और उनको काम एग्जिस्टिंग वेज रेट पे उनको काम मिल भी रहा है. सो फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन दैट देयर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट. इसका मतलब ये नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट है ही नहीं. बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे हमारे इंडिया में ना बहुत सारी लेडीज़ हैं जो काम नहीं करती हैं. सो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है वहाँ पे. सो बेसिकली काम करने का मतलब है लेडीज़ आउट ऑफ द हाउस जॉब्स नहीं करती हैं. बहुत सारी लेडीज़ बहुत सारी लोकेशंस पे. So voluntary unemployment. Voluntary unemployment refers to the situation where a person is unemployed because he is not willing to work at the existing wage rate. Even work is available. So voluntary unemployment का मतलब है कि वो बंदा काम नहीं कर रहा है, जानबूझ के अनएम्प्लॉयड है, चाहे उसकी कैपेसिटी भी है काम करने की और उसको काम मिल भी रहा है, still he is not working. If the market wage rate for MBA in the industry is 8,000 a month, but some of the qualified MBAs refuse to accept 8,000 a month, they will be considered as voluntary unemployed बोलते हैं उनको. Involuntary unemployment का मतलब है सिचुएशन जिसमें all able and willing persons to work at existing wage rate, लेकिन they do not find the work. काम कर सकते हैं बट उनको काम मिल नहीं रहा. Right? This is involuntary unemployment. That's it on both the parts for excess demand. आपको इसमें कोई भी डाउट हो, do let me know. I'll clear all your doubts. All the best for your exams. Take care. Goodbye.